चलिए वहां खबर जहां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। तब से लेकर वो अपने देश और दुनिया में घिरते नजर आ रहे हैं। भारत ने विदेशी मंचों पर और देशों के अंदर एक्टिव खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के गठजोड़ को खत्म करने के लिए कड़ा प्रहार शुरू कर दिया है। वहीं कल देश के भीतर, देश के अंदर 6 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के कुल 53 जगहों पर छापेमारी की गई। फिरोजपुर से एक को हिरासत में लिया गया। मकसद था खालिस्तानी गतिविधियों की कमर तोड़ना, देश को टुकड़ों में बांटने वालों के मंसूबों को चकनाचूर करना। इसलिए विदेशी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की तस्करी, सब पर एक साथ नकेल कसना। छापे के बाद कई खुलासे हुए। ये तय हो गया कि देश के बाहर रहकर भारत में आपराधिक खेल रचाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तान के नाम पर लोगों की हत्याएं, अवैध वसूली की जा रही है। पकड़े गए खालिस्तानियों ने पहले भी सब उगला है। खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स हैं। साफ हो गया इनका काम सिर्फ अपराध करना है, मासूम लोगों की जान लेना है। इनका पेशा है पैसे लेकर खून करना, पेशा है धमकाकर वसूली करना। ड्रग्स की तस्करी में साथ मिलता है पाकिस्तान का और दुनिया भर में धंधा करने लगते हैं। हिंदुस्तान में ड्रोन से ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं। ये हत्यारे, ड्रग्स तस्कर, आतंकी गैंगस्टर गुनाह करते हैं और खालिस्तान का झंडा लेकर घूमते रहते हैं। खुलेआम खालिस्तान के नाम पर अपराध का खेल चलता है और मंशा है भारत को टुकड़ों में बांटना। ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को शरण देने वाला देश है कनाडा। इन गुनहगारों ने अपने नापाक कारोबार का धंधा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, फिलीपींस और कई देशों में चला रखा है। कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो देश के बाहर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से जैसे कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के जो गैंगस्टर्स देश के बाहर बैठे हैं। हिंदुस्तान ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गैर जिम्मेदाराना बयान तो दे दिया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, बल्कि खुद ही घिरते चले गए। अब हिंदुस्तान ने देश से लेकर विदेश तक प्रहार करना शुरू कर दिया है। Actually, our diplomats are threatened. Our consulates have been attacked, and and often comments are made about there's interference in our politics. External Affairs Minister who says that we have informed Canada, we have informed every country about our policies. We don't believe in any allegations without any proofs. If you have no proof, kindly don't come and throw allegations. छापे कुल 53 जगहों पर पड़े। दरअसल खालिस्तानी समर्थकों के एक्टिव होने के बाद यह छापा काफी जरूरी था। जब छापे पड़े तो आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के गठजोड़ पर जोरदार शिकंजा कसा। अवैध हथियार, गोला बारूद के साथ बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त कर ली गईं। संदिग्ध कस्टडी में लिए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। आतंकी गैंगस्टर्स गठजोड़ के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम अभी खत्म नहीं होगा, यह चलता रहेगा। छापे के बाद ये तय हो गया कि ये सभी विदेशों में रहकर आतंक गैंगस्टर के नेटवर्क के साथ अपराध करते हैं। लेकिन अब न आतंकी रहेंगे और न गैंगस्टर्स। हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं चलने दी जाएगी। धरती देश की हो या विदेश की, देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक नजर डाल लेते हैं अब तक किस तरीके से छापेमारी हुई है। और एनआईए समेत तमाम एजेंसियों ने ठान लिया है कि जीरो, यानी कि कुल मिलाकर के खालिस्तान का काम, तमाम जितने भी भारत के बाहर बैठे हुए हैं, भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग जो सोचते हैं कि बैठ करके भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे दिया जाएगा, अब उनका नेटवर्क एकदम खत्म, यानी कि दी एंड। मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट। एनआईए ने देश के 7 राज्यों में 53 जगहों पर छापे मारे, जिसमें हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए। इस वक्त मैं एनआईए के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूं और एनआईए लगातार ऐसे छापे मार रहा है देश में। आतंकवादी, गैंगस्टर,
ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए ऐसे छापे मारे जा रहे हैं जिसमें हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए जा रहे हैं। कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला, लॉरेंस बिश्नोई और सुक्खा दुनुके जैसे बड़े गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने घोषित आतंकवादी अर्श डल्ला और कई कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़े आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के गठजोड़ पर बड़े पैमाने पर कई राज्यों में कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। छापों के दौरान पिस्तौल, गोला बारूद, बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। इससे पहले भी एनआईए ने इन्हीं गैंगस्टरों के खिलाफ 370 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1150 राउंड गोला बारूद और इसके साथ 4 घातक हथियार और 38 दूसरे हथियार भी जब्त किए गए थे। एनआईए ने अब तक 87 बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं और 13 संपत्तियां भी कुर्क की हैं। और ऐसे ही एनआईए लगातार छापे मार रहा है और ऐसे गठजोड़ को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अंकुश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो मोहम्मद अफसर ने पूरा हाल बताया, तफसील से बताया कि किस तरीके से छापेमारी की गई। हम आपको इस वक्त लिए चलते हैं। अमनप्रीत हमारे साथ तो मौजूद है। अमनप्रीत, क्योंकि पंजाब का कनेक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा था, किस तरीके से वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया गैंग और कैसे गोल्डी बरार गैंग और उसके बाद उसके जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचना, क्या कुछ जो इसको लेकर के डिटेल्ड जो है ये छापेमारी हुई और डिटेल्ड एक्शन हो रहा है? देखिए, लगातार जो कल छापेमारी हुई है इसमें बहुत सारे जो इनपुट्स हैं एनआईए के पास ऐसे लगे हैं जो शायद वो लंबे समय से जिसकी जांच कर रही थी। सो कल जो छापेमारी की गई है वो चाहे बिश्नोई की बात की जाए, चाहे गोल्डी बराड़ की बात की जाए, लंडा की बात की जाए, उसके तो एक जो साथी को जो कि बहुत, हालांकि वो बहुत करीबी नहीं था लेकिन जिसके जरिए वो काम अक्सर करा था, जिसको हम कहते हैं वो बहुत दूर का था, उसको तो कल जो कि गिरफ्तार भी किया गया फिरोजपुर से। उसके सिवा उनके पास ऐसे भी कोई बहुत सारे इनपुट्स लगे हैं एनआईए के हाथ में जो शायद ऐसे इनपुट्स हैं जिससे उनको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ भी ऐसे जो डिजिटल चीजें हैं वो भी उनके हाथ में लगी हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं जो काफी भारी मात्रा में हुई हैं वो भी काफी उनके हाथ में लगी हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं, अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो छोटे लोगों के जरिए, जो आम लोग होते हैं उनके जरिए ये लोग करवाते हैं। सो ऐसे लोगों को भी डिटेन किया गया है, ऐसे लोगों को भी जो शक के घेरे में लाकर उनसे पूछताछ की गई है। तो जो कल रेड की गई है एनआईए की, उसमें हर चीजों को बड़ी सोच परख के और सब चीजों को इकट्ठे करने के बाद ही जो काफी सारे सबूत उनके हाथ लगे हैं, जिसको लेके अब एनआईए की तरफ से अगली जो तैयारी है वो की जा रही है। क्योंकि एक बड़े लेवल की अक्टूबर में मीटिंग होने जा रही है पहले ही हफ्ते में, तो उससे पहले इस तरीके के सबूतों से अब आने वाले समय में एनआईए को बहुत सारे ऐसे जो चीजें जो खुलासे होंगे जो शायद लंबे समय से एनआईए की तरफ से जो जांच की जा रही थी, और बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जो सॉल्व होते भी नजर आएंगे जो कि लंबे समय से जो पीछे पड़े हुए थे। हालांकि अगर गोल्डी बराड़ की बात की जाए, चाहे जितने भी जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे बिश्नोई की बात की जाए, तो ये तमाम वो गैंगस्टर्स हैं जो पंजाब में नक्सल्स भी चलाते हैं, विदेशों में बैठ के यहाँ पे जो ड्रग तस्करी भी चलाते हैं, क्योंकि ड्रग का जो तस्करी है वो बहुत ज्यादा लंबे समय से बढ़ती जा रही थी। और जिस तरीके से गांव-गांव में उन्होंने एक पूरी चेन बनाई थी, उसको तोड़ने में भी उन ड्रग पैडलर्स तक भी जो है वो उससे पुलिस ने, जो एनआईए ने पहुंच की है, जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं उन तक पहुंच की गई है, जो तमाम है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे कॉल्स इन लोगों को आते थे जिसके बारे में उनसे भी पूछताछ जो है एनआईए की तरफ से की गई है। सो जो कल रेड हुई है उसमें बहुत सारी चीजें जो एनआईए के हाथ में लगी हैं, जिसके बाद अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े एक्शंस है वो एनआईए की तरफ से होते पंजाब में जरूर देखे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, फिरोजपुर से एक को जो है लिया भी गया है हिरासत में। ऐसे में आपत्तिजनक सामग्री का मिलना, तमाम हथियारों का मिलना। यूके देवनाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ गोरखपुर में भी ये रेड्स हुई थी, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। यूके सर, ये एक कैसे मैं कोलैबोरेटिव एक्शन इसे देखूं कि 6 राज्य और 53 जगह एक साथ रेड, और उन लोगों पर रेड जो इन गैंगस्टर्स जो बाहर बैठ करके, खासतौर से कनाडा में बैठ करके जो है अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, भले वो खालिस्तान के नाम पर, भारत के अगेंस्ट, या आतंक के नाम पर, या ड्रग्स के नाम पर इंडिया के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, उनके एलाइज, उनके जो क्लोज एलाइज हैं, जो उनके जिनके थ्रू वो काम करते हैं बाहर बैठ करके सेफ हेवन के नाम पे, उनके ऊपर तगड़ा शिकंजा एनआईए का एक कोलैबोरेटिव करके एक्शन, कैसे आप ये देखते हैं? जी हाँ सचिन, हिंदी में कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये जो दुष्ट लोग हैं, अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये लोग खुराफाती लोग हैं, इनको बैठे ठाले कोई काम नहीं है। भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है
और पंजाब भारत में एक प्रगतिशील सूबा है, एक प्रगतिशील राज्य है। इन लोगों को शायद फूटी आंख नहीं सुहा रहा है कि भारत कैसे इतने पीसफुल और शांति के माहौल में आगे बढ़ रहा है। इन लोगों में कौन कौन शामिल है? ये अपने को खालिस्तानी बोलते हैं, ये खालिस्तानी नहीं हैं। ये जो लोग हैं जिनको अब एनआईए ढूंढ ढूंढ के तोड़ रही है, ये सब उपद्रवी हैं, टेररिस्ट हैं। क्योंकि अगर ये खालिस्तान के होते तो अपने देश को, अपने सूबे को कोई क्षति पहुंचे ना पहुंचे ऐसा व्यवस्था करते। इन लोगों को शह कौन दे रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज। वो ड्रग ट्रैफिकिंग करके, हवाला करके इनको शह दे रही है। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात जो हमें पहले शायद मालूम थी लेकिन अब तो सामने आ गई कि कनाडा जैसा एक पश्चिमी देश जो कि अपने को डेमोक्रेटिक मूल्यों में बहुत ऊंचा स्थान देता है, वहां पे ये कनाडा वाले अपने यहाँ पर अब तो देखा जा रहा है सरकारी तौर पर इन उपद्रवियों को, इन खुराफाती तत्वों को संरक्षण देते हुए कनाडा की सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है ताकि वो रोज जाके अगले दिन और भी एंटी इंडिया विरोधी कार्रवाइयां करें। लेकिन सचिन, एक अच्छी बात जो हो रही है कि एनआईए की जो कार्रवाई है थोड़ी देर से आई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, मुझे लगता है कि ये कार्रवाई हम जैसे ही G20 खत्म हुई उसके बाद ही हम शुरू कर सकते थे। लेकिन अब जब एनआईए कार्रवाई कर रही है तो बहुत इफेक्टिव कार्रवाई कर रही है। ये सारे जो दुष्ट एलिमेंट हैं, इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, सपोर्टर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो सब भागे भागे फिर रहे हैं। खुराफाती लोग हैं ये। इन्होंने क्या किया कि भारत में जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, चोर, डाकू, स्मगलर, चरसिए, ड्रग तस्करी करने वाले, ब्लैक मनी से डील करने वाले, हवाला के जो एजेंट हैं, सबको अपने चक्कर में लपेट लिया है। आज जो हथियार बरामद हुए हैं, कमाल की बात है कि जहां से हथियार बरामद हुए हैं उनमें से कुछ लोग तो नॉर्मल क्रिमिनल हैं जो कि ऐसे ही कच्चा पक्का देसी कट्टा बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इन खालिस्तानियों ने उन लोगों को भी अपने लपेट में ले लिया है और उनसे ड्रग की तस्करी करा रहे हैं, हथियारों की स्मगलिंग करा रहे हैं। अब अच्छी चीज ये है कि आज सिल्वर लाइनिंग बता सकता हूं कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और एनएसए श्री अजीत डोभाल अमेरिका में हैं। वो वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में अमेरिका के सब उच्च स्तर पे जो राजनयिक हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अमेरिका के ऊपर एक हमारी धारणा है कि शायद अमेरिका कनाडा के ऊपर एक प्रेशर डाल सकेगा और जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका समझा पाएगा कि भारत में इन अवांछनीय आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका सरकारी तौर पर सामने आए। भारत में जो कुछ हो रहा है उसका सोर्स, उसका इंस्पिरेशन, जो सपोर्ट बेस है, वो सब कनाडा में है। एनआईए ने और भारत की अलग अलग एजेंसीज ने ऑलरेडी एक 43 आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर दिए गए हैं। ये कहाँ छिपे हैं? कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में छिपे हैं इनमें से काफी दुष्ट। इन सब की लिस्ट, रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दी गई हैं। तो शायद टाइम आ गया है कि कनाडा शायद अब अमेरिका के दबाव में भारत के लिए एक पॉजिटिव एक्शन सामने लेकर आए। और दूसरी तरफ वो बहुत आसानी से कह भी दिया ना कि ओपनली, जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूएनजीए में कहा और उसके बाद तमाम इंटरव्यूज में कहा कि भैया ये तो सीधे तौर पर मंच बन गया है और वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहा है कनाडा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। और इस कारण से एनआईए को तो पूरा हक है अब, अगर इंडिया के खिलाफ इन गतिविधियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ खालिस्तानी नहीं, ये तो टेररिज्म एक तरीके से जो है गतिविधियों का इस्तेमाल जो है वो कनाडा करने दे रहा है। लेकिन एनआईए ने किस तरीके से, सर मैं सुशील कुमार भी, मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस फॉरेन मामलों के जानकार हैं। सर, एनआईए ने आपको क्या लगता है कि ये जो कोलैबोरेटिव केस तैयार किया, पहले जिस तरीके की चीज़ें जो हम ये देखते हैं कि अलग अलग देखने को मिली कि एक गैंग है वो अलग से काम कर रहा है, कोई दूसरा गैंग है वो अलग से काम कर रहा है, फिर गैंग राइवलरी हो गई, फिर बीच में एक खालिस्तानी एलिमेंट आ गया, फिर इन तीनों का गठजोड़ हो गया कि चलो हमारा मोटिवेट है एक है, तो चलो बीच में हथियार भी आ गए, बीच में
फंड भी आ गया और अब आ गया टेररिज्म, मतलब खालिस्तान तो बहुत दूर हो गया। तो एनआईए ने किस तरीके से इन सब को कोलैबोरेट करने के लिए केस तैयार किया? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इश्यूज़ है, जो मुद्दा है, इसको स्टेट ने बड़े अच्छे से टैकल किया है। क्योंकि ये जो समस्या आज हम सबको दिख रही है, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो इसकी कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी और उस पर कार्य किया जा रहा था। लेकिन आज जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे हैं, G20 के बाद से जो स्टेट एजेंसी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार से उन्होंने सक्रियता दिखाई है। और आज जिस प्रकार से इसके पहले खालिस्तान को लेके भी एक मुद्दा छेड़ा गया था, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पंजाब की 99.9% पॉपुलेशन खालिस्तान की सपोर्टर नहीं है। लेकिन उस खालिस्तान वर्ड के नाम पे जो उनका जो पीस ऑफ लैंड की जो बात करते हैं, उसके नाम पे जिस प्रकार से ये जो गुंडे हैं, एक तरीके से जो सोसाइटी के एंटी एलिमेंट्स तत्व हैं, जो कि अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार से इस तरीके का हथकंडा अपना रहे थे। और ये बिल्कुल आप जो बोल रहे थे कि इसमें बिल्कुल मैं इस की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत पिछले 9 सालों में, चाहे भारत की विदेश नीति हो या आर्थिक नीति हो, जिस तरीके से वो सफलता प्राप्त कर रही है, जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जो हमारे एनिमी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, इवन आप एक्सटर्नल फोर्सेस की हम बात जब करते हैं, तो उन्हें पता है कि भारत को किस प्रकार से स्टेबल नहीं रहने देना है। और उसके लिए लोग, इसके पहले कश्मीर का मुद्दा रहता था और कश्मीर के माध्यम से इस देश की आंतरिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन जब से वहां 370 को समाप्त किया गया और वहां पे पीसफुल सिस्टम और स्टेट ऑपरेट कर रहा है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना पंजाब को। एक और मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्योंकि जितने भी हमारे नेबर स्टेट हैं, जो बाउंड्री स्टेट हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो किसी राष्ट्र के साथ जो हमारे जुड़ते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे इस तरीके का ऑपरेशन जो हमारी एनिमी कंट्रीज है वो करती हैं और इंटरनल फोर्सेस के माध्यम से करती हैं। तो ये जो इस प्रकार से पंजाब में जो एनआईए ने जिस प्रकार से एक सफलता हासिल की है, मुझे लगता है कि अभी इसके पहले हमारे जो एक्सपर्ट बता रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि किस प्रकार से एनआईए अभी बड़ा खुलासा करेगा। क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक इंटरनल सपोर्ट नहीं होगा, ये लोग यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और रही बात कनाडा की, जो बात आप पूछ रहे थे, तो इसमें कनाडा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वो एक तरीके से शरणस्थली बन चुका है और आईएसआई और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को किस प्रकार से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको इनस्टेबल किया जाए, उसके लिए वो काम कर रहा है। जहाँ कभी उन्हें सफलता मिल जाती है, लेकिन मुझे बड़ा भरोसा है आज के नेतृत्व पे, इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री, और जिस प्रकार से एमएचए एक्ट कर रहा है, वो चाहे फॉरेन पॉलिसीज को लेके या इंटरनल पॉलिसीज को लेके, तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं कि इस तरीके के जो लोग हैं बहुत जल्द ही एक्सपोज होंगे और उन्हें कानून सही तरीके से उनको जहां जगह पहुंचाएगा। जाहिर सी बात है सुशील, क्योंकि गोरखपुर में हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ें थी। वहाँ पर शशांक के जो करीबी है उन तक वो आया था, वहाँ पर मुलाकात की थी, उनके भी आधार कार्ड लिए गए हैं। क्या कुछ और इनपुट्स मिले हैं जो कि जा करके जुड़ते हैं बाकी और मामलों से? देखिए बिल्कुल सचिन जी, आपने ठीक कहा। चूंकि 7 समुंदर पार अब एनआईए की जांच जो है उत्तर प्रदेश से लगाए गोरखपुर तक पहुंच चुकी है और गोरखपुर में एनआईए की टीम जो कल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास, यानी दिन भर वो सादे बेस में आम लोगों से पूछताछ करती रही कि एक कोरियर लेकर के हम आए हैं, शशांक जो पांडे हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, सारा लोकेशन लेने के बाद 10 बजे के आसपास जो है वो एनआईए की टीम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सीओ के साथ और पुलिस लाइन की फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँचती है, जहाँ पांडे जो है जवानी के दिन बिताए थे और तक 10 से 15 साल वहाँ रहे थे अपने परिवार के साथ। उन जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, उनके आधार कार्ड को लेते हैं, पूरी तफ्तीश करते हैं और एक उनके सामानों को खंगालते हैं। इस दौरान जो है जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, चूंकि वो जो मकान मालिक है वो भी वहाँ मौके पे पहुँचता है और उनसे भी एनआईए जांच पड़ताल करती है और ये पता चलता है कि जो किराएदार है वो भी बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। तो ऐसे में एनआईए का थोड़ा शक और बढ़ता है, तो ऐसे में उनको बाहर खड़ा करा के उनके पूरे सामानों की तफ्तीश की जाती है
और उसके बाद उनके आधार कार्ड को लेकर के पूरी जांच की जाती है और उसके बाद एनआईए की टीम कुशीनगर चली जाती है। लेकिन इससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि आखिर ये जो शशांक पांडे है वो कौन है, क्योंकि पंजाब में जो गायक है जो मुसेरवाला और हत्याकांड में सुर्खियों में आया हुआ था और उसके बाद से ही जो लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा जो गिरोह था उसका ये सॉफ्ट शूटर रहा है। और ये भी जानकारी मिली थी कि उसको असलहा सप्लाई करता था और 24 जुलाई को ये पंजाब की पुलिस ने इसे 8 असलहों के साथ पकड़ा भी था और इसके 3 अन्य साथी थे जो अंबाला के रहने वाले थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया था। और ये मूलतः बिहार के चंपारण का रहने वाला है और गोरखपुर में पिछले काफी सालों से ये रह रहा था। 2022 से पहले लगातार ही गोरखपुर में रहा है और 2022 से ये गायब था। उसके बाद से धीरे धीरे इसके परिवार के लोग भी यहाँ से गायब हो गए, वो भी यहाँ से चले गए, तब से इसका कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एनआईए को जैसे ही इसका सुराग लगा, एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचती है लोकल प्रशासन के मदद से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन घंटों तक पूछताछ करती है और कई दस्तावेज खंगाले जाते हैं। उसके बाद से वो एनआईए की टीम यहाँ से कुशीनगर के लिए रवाना हो जाती है और संभवतः ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ से वो फिर बिहार भी जा सकती है, का वो मूलतः निवासी है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली थी कि 2022 के बाद जब ये चला गया था तो उसकी लगातार कभी पंजाब पुलिस तो कभी कोई न कोई जो एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही थी। उससे तंग आकर के इसकी जो मां है वो जो है बिहार अपने गांव चली गई थी। तो ये भी माना जा रहा है कि जो एनआईए की टीम है वो कुशीनगर के बाद बिहार भी जा सकती है। यानी एनआईए की टीम अब लगातार पूरी तरीके से हर जो है राज्य में हर जिलों में तफ्तीश कर रही है, जो है पड़ताल कर रही है और छापेमारी कर रही है कि किसी तरीके का जो और जो इसके साथ जो तार जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे उसे जानकारी मिल रही है उनका इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से यही वजह थी कि गोरखपुर और कुशीनगर और तमाम अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के लोगों से भी बातचीत कर रही है। क्योंकि इंडिया न्यूज वहां पहुंचा था ग्राउंड पर और पड़ोसियों से भी बातचीत हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बच्चों ने भी बताया कि वो यहाँ पे रहते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो यहाँ पर वो मौजूद रहते थे। उस समय इस तरह की कोई बात समझ में नहीं आती थी। जब इस तरह का कांड समझ में आया तब पता चला कि उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे। अगर मैं इसको चीजों को जोड़ करके देखूं, ठीक है, उनका कि बिहार भी जा सकती है एक टीम, बिहार से फिर कहा नेपाल बॉर्डर भी पड़ता है जहाँ से जो है पाकिस्तान का भी एक लिंक सामने आता है। और ऐसे में निर्जर की जो है वो हत्या जिसको लेकर के कनाडा बौखलाया हुआ था, भारत का नाम ले रहा था यूके देवनाथ जी, तो ऐसे में पाकिस्तान कनेक्शन भी सीधा सामने आता है। मतलब खाली जस्टिन ट्रूडो नहीं है पीछे, पाकिस्तान जिसका लिंक हम पहले से कहते रहे हैं वो भी सामने आता है। और अब ये बात तो बहुत सी एजेंसीज कहने लगी हैं कि हो सकता है निर्जर को पाकिस्तान ने मरवा दिया हो। जी हाँ सचिन, ऐसी बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तान शायद चाहता था कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो थोड़े टेंशन में आ जाएं और इसीलिए हो सकता है, अभी तक इसके लिए एविडेंस मिला नहीं है। एविडेंस, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, हमारी एविडेंस की धारणा ये होती है कि जिस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में हम प्रूव कर सकें। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है उनके बीच में खटास लाने के लिए शायद अपने एजेंट्स को ढूंढकर उनको ये असाइन किया कि वो निज्जर की हत्या कर दें। आजकल सचिन मैं बता दूं ये बहुत आसान काम है। पाकिस्तान की आईएसआई के पास स्लश फंड्स की कोई कमी नहीं है और वर्ल्ड वाइड नेट में जो डार्क नेट है उसमें आप कभी भी कोई भी इंटेलिजेंस, कोई भी आप डॉलर्स या पाउंड्स में पे कीजिए और डार्क नेट में आपको किलर्स मिल जाएंगे, शूटर्स मिल जाएंगे। और डार्क नेट का जो वेब सिस्टम है वो इतना अच्छा से डिजाइन किया है इन शतुर चालाक लोगों ने कि कोई पकड़ ही नहीं पाता कि किसने किस शूटर को कब कैसे पेमेंट की और किसको मारने के लिए बोला। तो हो सकता है कि निज्जर की हत्या पाकिस्तान की आईएसआई ने ही करवाई हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो जिंदा ही है पिछले 70 साल से भारत विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त होकर। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि वो कश्मीर का राह अलापे और पाकिस्तान में तो लीडर्स ने, उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने और प्रेसिडेंट ने स्टेज पर बोला है कि हिंदुस्तान को 1000 कट देंगे। तो अब पाकिस्तान की सरकार जो है, अभी तो फिलहाल एक बड़ी अजीब सी सरकार चल रही है वहां पर, केयर टेकर सरकार। ऐसी हालत में
पाकिस्तान जो है उसकी आईएसआई के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई भी एजेंसी वहां पर नहीं है। तो आईएसआई जो है वो बिना अंकुश के और कुछ भी कर सकती है। जाहिर सी बात लेकिन है। मैं बता दूं सचिन, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि भारत अब बहुत तेजी से इन शरारती तत्वों को पकड़ने वाला है। अब ये वो यूके सर, मैं ये दिखाता हूं, पर इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। मैं इसमें प्रोफेसर कुमार को भी जोड़ूंगा। ये वो वाला भारत नहीं है ना कि देखिए आपने एक्स्ट्रेडिशन के लिए 82 में बोला था, उस वक्त मना कर दिया था पीरे ट्रूडो ने, और उसके बाद देखिए कैसे कनिष्क हो गया था। अब भारत उस वक्त कुछ कर नहीं पाया था कि अगर वो 82 में एक्स्ट्रेडिट हो गए होता तो फिर यहाँ पर जो है कनिष्क नहीं होता, लेकिन वो हुआ। लेकिन ये वाला भारत जो है अब जानता है कि निर्जर हो, वो पन्नू हो या कोई भी बैठा हो, XYZ भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहा है तो अब तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक्शन इसलिए हुआ है। कनिष्क विमान हादसे में एक पीड़ित पिता को आप जरूर सुनिए, ये देखिए। Let me tell you one thing very clearly, that this terrorism by Khalistanis is not of today's origin. Even in 1985, these terrorists were very active and they were working against India. But unfortunately, Canadian government just ignored it and took no notice of their activities. If they had done so, these things could have been avoided. Secondly, they were very casual, even in handling the, very important issues of the baggage of the passengers. Their system is so awful that it did little protection against terrorist activities. प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे इस बारे में और प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। ये एक पिता थे जिनका बेटा जो है कनिष्क हादसे में मारा गया था, कि ये कह रहे हैं कि 85 में भी ये इसी तरीके से एक्टिव थे, ये इस तरीके से ही जो है भारत विरोधी गतिविधियों में खालिस्तान के नाम पर तमाम चीज़ें करते रहते थे, ये टेररिस्ट थे। उस वक्त एक्शन लिया गया होता, स्थिति आज यहाँ तक नहीं पहुँची। देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो अभी उन्होंने अपनी व्यथा बताई वो बहुत ही मार्मिक है और एक तरीके से मानवता के खिलाफ है। क्योंकि जब एक अपने यंग बच्चे को कोई खोता है और इस तरीके की घटना में खोता है तो आप उसका पेन समझ सकते हैं। तो लेकिन अब आज के डेट में चूँकि 1985 में, मैं तो उससे और भी पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ उसी समय से पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारत के प्रति एक रवैया अपनाया कि कभी भी भारत में शांति हम स्थापित नहीं होने देंगे। अब उसमें आप देख सकते हैं कि 1947 से लेके अभी तक लास्ट 75 ईयर से जो हमारी एक जर्नी है, जो यात्रा है, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है, हमने हमेशा इंस्टीट्यूशन को आगे रखा और इंस्टीट्यूशन ने अपना अकॉर्डिंग टू रूल काम किया, वो चाहे विदेश नीति हो चाहे आंतरिक नीति हो। लेकिन आज जिस प्रकार से पाकिस्तान हम लोगों के साथ जो घटनाएं हर दिन हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपना जो अटैकिंग जो हमारा फॉरेन पॉलिसीज है, क्योंकि अभी तक भारत का जो विदेश नीति है वो एक सॉफ्ट पेनिट्रेशन के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज जिनके हाथों में देश का नेतृत्व है, उन्होंने इसके पिछले 2014 से लेकर अभी तक में से बहुत सारे कार्य करके दिखाए हैं और इस देश की जनता में एक विश्वास भी प्राप्त किया है कि भारत कभी भी किसी के साथ अटैकिंग या अपने इंटरेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमको याद है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया और एक विदेश नीति के एक प्लेटफॉर्म पे फॉरेन पॉलिसीज को उन्होंने एक वर्ड बोला था कि भारत ना आंख दिखाएगा ना झुकाएगा, बल्कि आंख मिला करके बात करेगा। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में भारत की जो विदेश नीति इसी सिद्धांत पे चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है भारत का, वो पहले से बहुत ही प्रूफफुल हुआ है। और मुझे लगता है कि खास करके चूंकि स्टेट, हर स्टेट में ये समस्याएं हैं किसी न किसी रूप से, और जहां पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका फायदा लेती हैं, तो मुझे लगता है कि एनआईए जैसे एजेंसीज को या जो भी केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, जहां पे आंतरिक मुद्दे की बात आती है, जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, उसे जिस प्रकार से इसमें भारत सरकार ने अपनी गतिविधि को दिखाया है, इसे और तेजी लाना चाहिए और इन्हें एक मैसेज देने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक कार्य करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे हर स्टेट में, आप देख लीजिए जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, अभी इसके पहले नॉर्थ ईस्ट में समस्या हो रही थी, इसके पहले कश्मीर में हो रहा था,
आप देखेंगे हर जगह पे कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं हैं। तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल भी कारण है, और जो फंडिंग होता है, बेसिकली जो फंडिंग का जो खेल है, जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल ताकतें हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोकल लोगों के बीच में वो चाहे जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है उसके नाम पे उनको एग्नेशन करते हैं और उस प्रकार से हमारे कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार की अभी घटनाएं घटी है, इसमें भारत को बहुत ही कड़ा संदेश देना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और क्योंकि ये कनेक्शन इस तरीके से भी जुड़ता है, मैं चाहूँगा कि वो जो ग्राफिक है वो भी हम दिखाएं, वो ड्रग्स वाला, क्योंकि बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आज एक एमएलए की गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी जो है ड्रग्स केस है। यूके देवनाथ, बहुत आसानी तरीके से जो है ड्रग कार्टेल बना लेना और ड्रग कार्टेल के जरिए इन चीज़ों को ब्लैक मनी के जरिए मैनेज कर लेना, लगभग यही मोडस ऑपरेंडाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रहा है। जी हाँ सचिन, ड्रग्स जो है दुनिया में जहां जहां पैदा होती है, सबसे ज्यादा पैदा होती है पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में, खैबर पख्तूनख्वा एरिया में सबसे ज्यादा ड्रग पैदा होते हैं। अब जो एडजेसेंट अफगानिस्तान का एरिया है, काबुल से लेकर आगे की वैलीज तक, वहां पे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के ड्रग्स की पैदावार होती है और उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है सब वहां पर है। पाकिस्तान की आईएसआई क्या करती है कि इन ड्रग जहां उनका उत्पादन होता है, उसने उस सारे एरियाज को अपने अपने ड्रग लॉर्ड्स के कंट्रोल में बांटा हुआ है और वहां से जो ड्रग्स की खेप होती है इसको आईएसआई अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेती है और उसके बाद उसको नेपाल के जरिए, भारत के जरिए, अफगानिस्तान से होते हुए जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उस वाले रूट के जरिए ये विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इससे आईएसआई को बहुत ज्यादा कमाई होती है। जो पंजाब में जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमने बहुत बढ़िया फेंसिंग लगा दी है। बीएसएफ वहां बहुत अच्छी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन ये बीच बीच में जमीन के नीचे से सुरंग बना लेते हैं। उस सुरंग से ड्रग्स की तस्करी हिंदुस्तान में, पंजाब में भेज देते हैं। आजकल पिछले कुछ सालों से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। ओपन कमर्शियल मार्केट में सचिन जी ऐसे ड्रोन्स मिल जाते हैं जो कि एक बार में 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो लोड उठा सकते हैं। तो इन ड्रोन्स में ना सिर्फ ड्रग्स, आईएसआई के जो गुर्गे हैं वो ना सिर्फ ड्रग्स वरन हथियार भी भारत में लोड करा लेते हैं। भारत में उनके जो सपोर्ट सेल हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, ये उसको खेतों से उठाकर आगे बंबई और कलकत्ता के जरिए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इनकी जो ब्लैक मनी या हवाला, इनकी जो इनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि ये किसी को भी खरीद सकते हैं। और दुख की बात यह है कि इन्होंने भारत में भी कुछ लोगों को खरीद लिया है, लेकिन ये लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि अब तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ये सब उन पे जीरो इन कर चुकी है। ये सारे जितने देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, मैं तो कहूंगा कि इनमें से कुछ लोग जो हैं देशद्रोही लोग हैं। इन सबको पकड़ पकड़ कर एक एक करके चुन चुन के जेलों में भरा जाएगा। इनको तो ऐसे ऐसे क्लॉज लगा सकती है एनआईए जो कि नॉन बेलेबल क्लॉज हैं, यानी एक बार ये अंदर गया तो वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बेकसूर साबित ना हो जाए। और एनआईए तो ऐसे ऐसे क्लॉज लगाएगी इनके ऊपर देशद्रोह के मामले पर कि ये अपने को बेकसूर साबित नहीं कर पाएंगे। जी सचिन जी, हमारे साथ क्योंकि गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक इनपुट मैं आपसे भी लूंगा सुशील कि अब आगे क्या, अब जिस तरीके से आधार कार्ड का लेना, तमाम चीज़ों का खंगालना, अब यहाँ से कड़ियों को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है और अब क्या और क्लू हो सकते हैं? देखिए सचिन जी, जहाँ भी एनआईए छापेमारी कर रही है, जहाँ भी वो पड़ताल कर रही है, कुछ न कुछ क्लूज ज़रूर मिल रहा है और उसी के आधार पे एनआईए आगे बढ़ती हुई जा रही है। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग राज्यों के बाद जो है, जब एनआईए की टीम भारत के यूपी में पहुंची और यूपी के बाद अब गोरखपुर में पहुंची है, तो गोरखपुर में निश्चित रूप से उसके दोस्तों यानी जो अमन और जो शमसुद्दीन है, जो है मालवीय नगर के रहने वाले हैं, उनसे जब एनआईए पूछताछ की, घंटों तक पूछताछ चला है। उसके बाद से उसके मोबाइल और लैपटॉप के जरिए तमाम चीज़ें जो खंगाली गई हैं और उसके बाद
कुशीनगर का अचानक जो है वो प्लान बनता है, एनआईए कुशीनगर पहुंचती है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ एनआईए के हाथ जरूर लग रहा है, जिसके बाद अगला स्टेप बढ़ता जा रहा है एनआईए, और लगातार उसका पड़ताल आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब एनआईए अब कुशीनगर पहुंचा है तो कुशीनगर के बाद उसे कुछ क्लू जरूर मिला होगा, जिसके बाद या तो फिर गोरखपुर में जो उसके जो दोस्त थे अमन और शमसुद्दीन, उनसे कुछ क्लू मिला होगा जब कुशीनगर और बिहार की तरफ एनआईए रवाना होगी, और वहाँ भी कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। और यही वजह है कि लगातार एनआईए का जो जांच का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जिस तरीके से एनआईए लगातार जो है तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है, जो सख्त रुख उसका नजर आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में एनआईए एक बड़ा खुलासा जरूर करेगा। और जिस तरीके से लगातार सात समुंदर पार अब जो पड़ताल जो तेज करती गई है उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे फिर वो लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के जो एक्टिव कह सकते हैं कि शूटर शशांक पांडे है, उसको लेकर के जो तफ्तीश आगे बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से भले ही 24 जुलाई को शशांक पांडे को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ कौन कौन और लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके आसपास के रहने वाले लोग हों, उसके रिश्तेदार हों, सब जगह पर एनआईए तफ्तीश कर रही है, हर जगह पर डॉक्यूमेंट तलाश कर रही है, आसपास के घरों में छापेमारी कर रही है कि कुछ भी ऐसा क्लू मिल जाए जिससे उसकी तफ्तीश और आगे बढ़ी। तो निश्चित रूप से गोरखपुर की छापेमारी में जब कुछ क्लू मिला है तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने पहले कहा कि वो पहले वाला तो इंडिया है नहीं, इसलिए एनआईए जो है इस वक्त जानती है, और भले ये गैंगस्टर्स हों, देश के बाहर रह करके गोल्डी बरार और तमाम वो लोग हों, भले वो खालिस्तान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हों भारत के खिलाफ, एनआईए उन्हें निपटाना, एनआईए उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।